हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की सीरीज में हम इकोनॉमिकल सेक्शन का अध्ययन कर रहे हैं और आज के सेगमेंट में हम फर्स्ट स्लॉट यानी जुलाई से अक्टूबर के बीच का 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं और इसका अध्ययन करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण और पहला क्वेश्चन जो होगा वो है आरबीआई का मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। दोस्तों, आरबीआई प्रत्येक वर्ष, पहले आप यहां पर लिख लें आरबीआई की मौद्रिक नीति। दोस्तों, आरबीआई प्रत्येक वर्ष साल में 6 बार प्रत्येक 2 महीना पर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का समीक्षा करता है। फर्स्ट इसका कैलेंडर ईयर चूंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च है, तो फर्स्ट इसका अप्रैल में होता है। आप लिख भी सकते हैं। फर्स्ट होगा इसका अप्रैल में, दूसरा होगा जून में, उसके बाद जाके अगस्त में, अगस्त के बाद अक्टूबर में, अक्टूबर के बाद दिसंबर में, दिसंबर के बाद फरवरी में। ये 6 है। ये अक्टूबर की समीक्षा इस बार आई है, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसमें बैंकिंग दरें तय की जाती हैं कि आखिर बैंक की कितनी दरें होंगी। 7 मुख्य दरें हैं। 7 ये 7 मुख्य दरें कौन सा है, पहले आप इसका नाम जान लें। देखिए दोस्तों, हम मौद्रिक नीति का तो अभी समीक्षा करेंगे ही, जो समीक्षा किया उस पर एनालिसिस करेंगे ही। इसके फर्स्ट स्लॉट में हम इसकी पृष्ठभूमि में भी जाएंगे क्या कि ये मौद्रिक नीति क्या बला है और इसके बेस का भी अध्ययन करेंगे, बेसिक तथ्यों का भी अध्ययन करेंगे। तो ये 7 जो बैंकिंग दरें हैं वो है, आप पहले नाम लिख लीजिए, रेपो दर, दूसरा है बैंक दर, तीसरा है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। आप इकोनॉमिक्स जब भी दोस्तों पढ़ रहे हैं तो थोड़ा इंग्लिश टर्म भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इंग्लिश टर्म डाल देगा। एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। चौथा हो गया रिवर्स रेपो दर। पांचवा हो गया आपको एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। 6 हो गया आपको सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, और 7वां हो गया एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हम ये 7 का अध्ययन करेंगे दोस्तों, सरलीकृत भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये बैंकिंग दरें हैं क्या। आखिर आप दोस्तों सबसे पहले आप इसको इस रूप में समझिए कि आपके सरकार इसको क्यों लागू करती है, इसकी समीक्षा क्यों करती है। तो इसके पीछे मूलतः 2 पॉइंट हैं, आप दोनों पॉइंट को लिख लें। इसके पीछे मुद्दा है कि बाजार में पैसों का नियंत्रण कैसे किया जाए। हमारे देश की अर्थव्यवस्था सही दिशा की ओर जाना चाहिए। इससे बहुत कुछ है, जैसे कि ऐसा नहीं हो कि सिर्फ जीडीपी बढ़ जाए और बेरोजगारी दर भी बढ़ जाए। हम लोग को बेरोजगारी भी घटाना है, गरीबी भी घटाना है, तो अपने अर्थव्यवस्था को सही दिशा में ले जाना है, तो पैसा को सही यूज करना है। और दूसरा, मुद्रास्फीति पर काबू करना है। ऐसा ना हो कि मुद्रा का प्रसार इतना बढ़ जाए कि हम बोरा में पैसा को ले जाएं और पॉलीथीन में हम सब्जी को लाएं। ऐसा इकोनॉमी नहीं चाहिए। वेनेजुएला का हाल देखिए, होइएगा हाल ही में यही मुद्रा का वहां प्रसार बहुत ज्यादा हो गया। वहां पर का बोलीवर वहां की करेंसी है और विश्व की सबसे कमजोर करेंसी बन गई, तो वो उस पर भी काबू करना है। तो आप इसको इकोनॉमिकल भाषा में अगर लिखना है तो 2 इसकी उद्देश्य है, आप यहां पर लिख लें। इनका उद्देश्य 2 है, क्यों करते हैं। पहला हो जाएगा बाजार में पैसों का नियंत्रण, पैसों का नियंत्रण, और दूसरा लिखे मुद्रास्फीति पर काबू करना। ये मूलतः 2 इनके उद्देश्य हैं, पर काबू करना। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये 7 इसका उपकरण है। ऐसे समझिए 7 उपकरण है ये बैंकिंग दरें। कैसे तय करते हैं उस पर देखिए, एक हम डायग्राम आपको चस्पा कर रहे हैं। यहां पर देखिए, सरकार है ऊपर में। सरकार किसके माध्यम से करती है? आरबीआई के माध्यम से करती है। और आरबीआई किसके माध्यम से करती है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के माध्यम से करती है। यहां बैंक लिख रहे हैं, BANKS। ये अनुसूचित
जो इनके सूचित वाणिज्यिक बैंक है उसके माध्यम से करती है। क्या करती है? देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करती है। देखिए, दो कंडीशन पर विचार कीजिए। आप अपने परिवार में भी, अपने घर में भी, आपका जो बजटीय स्थिति है उसमें दो कंडीशन होता होगा। अगर मान लीजिए आपके घर में वेतनभोगी बजट बनता है, वेतनभोगी हुआ कि 30 तारीख को पैसा आता है, उसके आधार पर आपका परिवार चलता है, तो आप घर में भी गौर किए होगा बचपन से कि महीना के 5-6 दिन पहले, एक सप्ताह पहले, 21-22 तारीख वगैरह में जब पैसा का आपके पास कमी हो गया तो आप देखिएगा कुछ लग्जरियस चीज नहीं खरीदिएगा। जैसे कुछ कपड़ा वगैरह खरीदना है तो आप सोचिएगा ठीक है पेमेंट आने के बाद 1 तारीख के बाद खरीदेंगे। आप ऐसे कोई भी चीज आप सोचेगा अच्छा 1 तारीख के बाद आएगा, पैसा का फ्लो होगा तब करेंगे। तो यानी कि आपका बजटीय स्थिति सुस्त हो गई। और 1 तारीख के बाद जब आपका पैसा का फ्लो आया, देखिएगा आपका इकोनॉमिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगा। आप तुरंत फीस जमा करने लेगा, दवाई खरीद लेगा, राशन पानी खरीद लेगा। तो वही स्थिति यहां पर देश के साथ भी है। देश में भी दो स्थिति बनती है, एक जब पैसा कम हो रहा है और एक जब मुद्रा का प्रसार ज्यादा हो रहा है। तो आप थोड़ा सा कल्पनाशीलता का सहारा लें, अपने पारिवारिक बजटीय से तुलना करते हुए, और देखिए क्या क्या हो सकता है अपनी भाषा में। इकोनॉमिकल टर्म से परे अपनी आम भाषा में आप समझिए कि दो तथ्य क्या सब हो सकता है जो आपके घर में भी होता है और देश में क्या सब हो सकता है। इसको शॉर्ट में पहले समझिए। पहला देखिए, पहला क्या सब हो सकता है। पहला होगा कि अगर मान लीजिए पैसा का फ्लो, दोनों आप सोच लीजिए इसी पर, दोनों आपका पॉइंट बन जाएगा। तो अर्थव्यवस्था में क्या आ जाएगा? अगर पैसा का फ्लो आ गया तो अर्थव्यवस्था में तेजी आ गया। अगर कम हो गया तो अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। दोनों पॉइंट यहां पर आप समझिए। दूसरा क्या हो जाएगा? क्रय शक्ति, अगर पैसा का फ्लो हो गया तो क्रय शक्ति बढ़ जाएगी या क्रय शक्ति घट जाएगी, यानी क्रय शक्ति का हो जाएगा, क्रय शक्ति बढ़ना और घटना होगा। तीसरा तरलता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विडिटी, इकोनॉमिकल टर्म में लिक्विडिटी क्या होगा? या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। चौथा क्या सब हो सकता है? अगर मान लीजिए फ्लो बढ़ गया, पैसा का फ्लो बढ़ गया, तो आप देखिएगा कि आप घर बनाने लगेगा या पुल वगैरह बनाने लगेगा। तो इसके साथ क्या होगा कि सीमेंट का फैक्ट्री है, छड़ का फैक्ट्री है, उसमें भी उद्योग धंधा फलने फूलने लगेगा। तो क्या हो जाएगा? उद्योग धंधा पर प्रभाव पड़ेगा और इसका पलट क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए पैसा का फ्लो कम हो गया तो काम कम होगा। जैसे घर में भी अच्छा पैसा नहीं है, कुछ दिन रुक जाते हैं, इसके बाद जाके घर का दीवार ठीक करेंगे या छत बनाएंगे, तो उद्योग धंधा पर भी व्यापक रूप से प्रभाव पड़ेगा। वहां पर मान लीजिए सीमेंट बिकना कम हो जाएगा तो उद्योग धंधा पर इसका प्रभाव पड़ेगा। पांचवा क्या हो जाएगा और किस पर प्रभाव पड़ सकता है? रोजगार पर होगा। अगर मान लीजिए ज्यादा पैसा का फ्लो हो गया तो आप तुरंत रोजगार लगाइएगा। घर का छत बना रहे हैं, आप दूसरा कोई काम कर रहे हैं, बाउंड्री वॉल दे रहे हैं, तो आपका रोजगार, लेबर को काम दे रहे हैं, रोजगार बढ़ जाएगा। इसी तरह देश की भी स्थिति है, अगर पैसा का कम हो जाएगा तो रोजगार कम हो जाएगा, तो रोजगार पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद क्या होगा? एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, महंगाई बढ़ जाएगी। कब? जब पैसा पर क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। क्रय शक्ति बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, तरलता हो गया, तरलता बढ़ गई, महंगाई बढ़ जाएगी। आपके पास ज्यादा पैसा आने लगेगा तो आप एक कार है ही, आप दूसरा लग्जरियस कार खरीद लीजिएगा। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कार से डायरेक्ट साइकिल पर आ जाइएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? महंगाई पर प्रभाव डालता है, ये महंगाई पर प्रभाव डालता है, यानी मुद्रास्फीति पर प्रभाव होता है। मुद्रा का प्रसार बढ़ जाता है। मुद्रा अगर ज्यादा होगा तो मुद्रास्फीति हो जाएगा, कम होगा तो मुद्रा का संकुचन हो जाएगा। तो ये प्रभाव हो सकता है। अब इसी के लिए आरबीआई देखती है कि हमारे देश में क्या चीज स्थिति बन रही है। इसमें से जो अगर मान लीजिए आरबीआई को लगता है कि नहीं, अब देश में अभी हमको पैसा देना है, तो पैसा देने के लिए क्या उपकरण करेगा? साथ में से कौन कौन नियम लाएगा? और यदि पैसा को खींचना है, अपने पास बहुत पैसा हो गया मार्केट में, इसको खींचना है, उसके लिए कौन कौन उपकरण करता है? तो आप दोनों स्थिति को पहले समझिए। आरबीआई को जब ये लगता है कि पैसा का यहाँ पर फ्लो बढ़ाना है, तो आरबीआई क्या करता है कि इसका रेट घटा देता है, रेट को कम कर दिया। बैंकिंग दरें जो होगी वो कम हो जाएंगी। अपना कॉमन सेंस लगाएं इस पर, देखिए बैंकिंग दरें क्या हो जाएंगी? कम कर देगा, सुस्त हो, ये कम हो गया, दर कम हो जाएगा। तो कम जब हो गया, मान लीजिए कि 5% पर इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया, तो इसके पास क्या हो जाएगा? 5% पर, मान लीजिए 5% पर देना शुरू कर दिया,
तो ये भी तो यहां पर मान लीजिए होम लोन 6% 7% पर देगा। अगर यही 15% कर दे या 12% कर दे तो ये 15% से ज्यादा आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए 5% पर कर दिया तो पैसा का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पैसा का फ्लो बढ़ गया, आपको होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, इसके कारण जाके सीमेंट का दाम सीमेंट का उद्योग फलने फूलने लगेगा, कार इंडस्ट्रीज, ऑटो इंडस्ट्रीज आपको ये हो जाएगा, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा है मार्केट में ये होने लगेगा, मार्केट फलने फूलने लगेगा। इसका पलट सोचिए, अगर इसका रेट ज्यादा कर दिया, मान लीजिए 10% कर दिया, तो अब पैसा का फ्लो कम होने लगेगा। अब यहां पर जो है इंटरेस्ट रेट ये भी 10 से ऊपर करेगा, 11% करेगा या 12% करेगा, तो आदमी क्या होगा, पैसा लोन लेना कम करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रेट है। तो जब लोन लेना कम कर दे, ज्यादा लोन कम लेगा तो पैसा का फ्लो कम हो गया। पैसा का जब फ्लो कम हो गया तो इस सारा चीज पूरी इकोनॉमिक पर व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। तो यही बैंकिंग दरें हुआ कि आप आखिर आप क्या कर रहे हैं, आरबीआई क्या कर रहा है, देश की स्थिति को देखते हुए और 2-2 महीना पर समीक्षा करता है कि प्रत्येक 2 महीना पर देश की अर्थव्यवस्था को किस रूप में ले जाना है, उस पर वो नजर रखता है। तो देखिए, जब मान लीजिए बैंक यहां पर पैसा, आरबीआई पैसा दे रहा है, तो इसके लिए 3 टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। पहला आप यहीं पर समझ जाइएगा, रेपो दर, रेपो दर। दूसरा बैंक दर, थोड़ा थोड़ा अंतर है, हम उस अंतर को बता देंगे। और तीसरा एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखिए रेपो दर क्या हुआ, अगर आप इसको इकोनॉमिकल टर्म में समझना चाहें तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप ऐसे समझिए, ये वो ब्याज दर है जो आरबीआई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण के रूप में देती है। इसका परिभाषा हो गया रेपो दर का। तो क्या हुआ, रेपो दर वह ब्याज दर है जो आरबीआई अपने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को उधार के रूप में देती है। तो अब यहां पर 3 टर्म है, तो तीनों टर्म में वही चीज होता है, लेकिन अंतर थोड़ा थोड़ा है। अंतर को आप समझिए, रेपो दर जो हो जाता है ये अल्पकालीन है, अल्पकालीन ऋण है। बैंक दर दीर्घकालीन ऋण है। और एमएसएफ तात्कालिक, एकदम आपको तुरंत चाहिए, तात्कालिक नगद देना है, नगद देना है। तो ये हो गया। एक और अंतर इसमें इन तीनों में थोड़ा थोड़ा है। रेपो दर के लिए यहां आप लिख लीजिए, रेपो दर के लिए सुरक्षा के रूप में प्रतिभूति को रखा जाता है, सुरक्षा के रूप में। प्रतिभूति क्या है समझ रहे हैं दोस्तों? प्रतिभूति को तो नॉर्मलाइज में समझ जाइए। बॉन्ड सुनिएगा, डिवेंचर सुनिएगा, ये सब ऋण पत्र हैं जिसमें निवेशक पैसा लगाता है और उसके बदले में ब्याज पाता है। तो इसमें अभी आपको देखेगा सरकारी प्रतिभूति हो जाएगा, तो उसका भी 2 है। अगर एक अल्पकालीन हो गया तो ट्रेजरी बिल कहलाता है, अगर दीर्घकालीन हो गया तो ये सरकारी प्रतिभूति कहलाता है। तो सरकारी प्रतिभूति जो है वो बहुत कम जोखिम वाला होता है। तो अब ये जैसे अब बॉन्ड डिवेंचर मुख्यतः कंपनी अपने शेयर को बढ़ाना है तो उसके लिए निवेशक से पैसा लेती है, उसको ऋण पत्र देके। और एक और देखिए, सरकारी प्रतिभूति में जितना जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उसका एक हिस्सा सरकारी प्रतिभूति में लगाता है। आप एनपीएस वगैरह जो चला है उसमें भी एक फंड सरकारी प्रतिभूति में लगाता है, क्योंकि उसमें जोखिम दर कम है। ये सरकारी प्रतिभूति हुआ। तो रेपो दर में सुरक्षा के रूप में प्रतिभूति लिया जाता है, लेकिन बैंक दर में इसकी कोई जरूरत नहीं है, एमएसएफ में भी कोई जरूरत नहीं है। ये मुख्यतः ये अंतर है। तीनों ब्याज दर है और तीनों में आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो अंतर है, रेपो दर अल्पकालिक ऋण के लिए है, बैंक दर दीर्घकालिक ऋण के लिए है, एमएसएफ तात्कालिक के लिए है, और इसमें एक प्रतिभूति का है। तो इस बार जो अक्टूबर में समीक्षा हुआ है, यहां पर तीनों का रेट जान लें। आपको ये दोनों जो है ये 6.75 है, बैंक दर और एमएसएफ, ये दोनों जो है ये 6.75 है, और ये रेपो दर 6.50 है। तो आप ये तीनों समझ गए, रेपो दर, बैंक दर, एमएसएफ।
अब दो एक साथ दो फिर पढ़ेंगे, रिवर्स रेपो दर और एसडीएफ। हम इसको पहले मिटा देते हैं और यहीं पर लिखते हैं, ये रहने देते हैं। दोस्तों स्क्रीन में इधर जगह है तो हम इसमें इस जगह का यूज कर लेंगे, आपको समझने में ज्यादा दिक्कत होगा, मिटाने से फिर होगा। तो ये तीन हमने पढ़ लिया, रिवर्स दर, बैंक दर, एमएसएफ। आप यहां पर लिख सकते हैं, रेपो दर हो गया 6.50 अक्टूबर के अनुसार, और ये दोनों हो गया आपको 6.75। अब समझिए दोस्तों, एक साथ पढ़ेंगे रिवर्स रेपो दर और एसडीएफ। ये क्या है? देखिए, ये दोनों बाजार में अतिरिक्त पैसा जो है इसको वापस खींचने के लिए है। हमने यहां पर अध्ययन किया कि अगर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ गया तो महंगाई बढ़ जाएगी, मुद्रा का प्रसार बढ़ जाएगा। तो इस पैसा को खींचने के लिए ये दोनों रिवर्स रेपो दर और एसडीएफ का इस्तेमाल किया जाता है। आरबीआई तब क्या करती है, बैंक को प्रलोभन देती है कि अगर आप हमारे पास पैसा जमा कीजिए, हम ज्यादा रेट पर देंगे, इस रेट पर देंगे, अगर ज्यादा खींचना है। अगर पैसा का नहीं खींचना है अर्थव्यवस्था में तो रिवर्स रेपो दर कम रखता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, और दूसरा लिखिए, एक साथ पढ़ रहे हैं हम दोनों, एसडीएफ हम यहां पर लिखे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ, ये हम आपको बता रहे हैं अभी। ये लिखिए पहला पॉइंट, ये बाजार से उल्टा है, इसका रिवर्स नाम ही है रिवर्स। अतिरिक्त नकदी को खींचने का उपक्रम है। बाजार से अतिरिक्त नकदी को खींचने का उपक्रम है। आप घर में भी देखिएगा, समाज में भी देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई लड़का बहुत कम एज में नौकरी करने चला गया, बेंगलोर वगैरह चला गया, इंजीनियर बन गया, पैसा कमा रहा है, उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, लायबिलिटीज नहीं है, तो घर वाले आके उनके पिताजी को बोलते हैं कि अरे आपका लड़का तो ऐसे पैसा खर्च कर रहा है, ये कर रहा है। तो पिताजी जब आता है घर वापस तो पिताजी कहता है कि चलिए भाई, तुमको एक जिम्मेदारी डालते हैं, और तुम बहन की शादी करनी है या कुछ भी ऐसा काम है, घर खरीदना है, अपार्टमेंट खरीदना है, तुम 10,000 रुपया पर मंथ जमा करो। उससे पैसा क्या किया, उनके पिताजी ने पैसा खींच लिया। पैसा खींचने के साथ देखिएगा उसका लग्जरियस जो लाइफ था वो कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहां भी वही चीज है। देश में मान लीजिए बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, लग्जरियस वगैरह है, जिसमें अनुत्पादक जो चीज है उसमें खर्च हो रहा है, तो आरबीआई को लगता है, सरकार को लगता है कि ना, अभी अनुत्पादक वगैरह में खर्च हो रहा है, यहाँ पर हमें पुल बनाना है, अस्पताल बनाना है, तो पैसा को वापस खींच लेना है। तो ये खींचने का एक क्रम है, रिवर्स रेपो दर और एसडीएफ वापस खींचती है, समझिए। तो बाजार से अतिरिक्त नकदी को खींचने का उपक्रम है। ये कब होता है, जब मान लीजिए महंगाई काफी बढ़ गई है। कब होगा, महंगाई काफी बढ़ गई है, क्रय शक्ति बढ़ गई है, पैसा बहुत है, फ्लो ज्यादा है, तो महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ गई है, या मुद्रा का प्रसार बहुत हो गया है, तो इसके लिए मुद्रा का जब प्रसार बहुत ज्यादा हो गया तो मुद्रा को क्या करना, वापस स्टॉक करना, खींचना है, इसके लिए रिवर्स रेपो दर है। ये प्रलोभन देती है कि भाई हम आपको 8% पर देंगे, तो पैसा, ये वाणिज्यिक बैंक है, ये पैसा ऊपर देने लगता है, तो पैसा का अभाव होने लगता है बाजार में। अगर नॉर्मल है तो बहुत कम रेट रखता है। अभी वर्तमान में रिवर्स रेपो दर 3.35% है, इसके हिसाब से 3.35%। इसमें भी सुरक्षा के रूप में आप लिख सकते हैं, ये दोनों अंतर यही है मूलतः, सुरक्षा के रूप में प्रतिभूति का इस्तेमाल किया जाता है, प्रतिभूति का उपयोग सुरक्षा के रूप में लिया जाता है। एसडीएफ देखिए, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, बहुत पुराना नहीं है, 2014 में उर्जित पटेल समिति बनी थी, उसमें सबसे पहले इसका उल्लेख आया था, लेकिन वो फिर आपको कोई काम का नहीं रहा। लेकिन 2 वर्ष के बाद जब 2016 में विमुद्रीकरण हुआ और उसके कारण बहुत ज्यादा नगद का प्रवाह हो गया, तब जाके ये एसडीएफ लाया। इसमें कोई प्रतिभूति वगैरह नहीं चाहिए, डायरेक्ट ये आप ले सकते हैं, डायरेक्ट इससे बिना प्रतिभूति, बिना सुरक्षा का ही इसको आरबीआई स्वैप कर लेती है। तो ये रेट अभी वर्तमान में कितना 6.25% है, 6.25% है।
और रिवर्स रेपो दर 3.35% है। हमेशा याद रखिएगा कि रिवर्स रेपो दर से हमेशा कम होता है। एसडीएफ हो गया 6.25। अब दोस्तों दो फैकल्टी बचा है, सीआरआर और एसएलआर, इसका अध्ययन करते हैं। अब दोस्तों ये दो तत्व और बचा, दो बैंकिंग दरें, सीआरआर और एसएलआर। ये इस मायने में थोड़ा अलग है कि इसमें बैंक जो है ये सुचारू रूप से चले, इस पर ये ध्यान देती है, ये 2 पॉइंट। तो सबसे पहले यहां पर एसएलआर है, एसएलआर को पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, आप इसको समझ जाइए। ये दोनों का उद्देश्य क्या है, ये दोनों जो रेशियो है सीआरआर और ये एसएलआर, इसका उद्देश्य ये है कि बैंक के पास हमेशा तरलता यानी लिक्विडिटी बना रहे, ताकि जो पैसा क्या है वो पैसा मान लीजिए अभी मांग रहा है तो हम उसको दे पाए। और दूसरा है कि आप मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना है, और अधिक जोखिम, एक तीसरा पॉइंट भी है कि बैंक अत्यधिक जोखिम लेने से थोड़ा सा अंकुश बनाए रखे उस पर, तो इसके लिए है। तो इसका हिंदी हो गया सांविधिक तरलता अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात, इसका हिंदी होता है एसएलआर, स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी रेशियो। ये देखिए क्या है, आरबीआई बैंक को कहती है कि आप अपने पास कुल जमा पूंजी का, आप लिखते चलिए, कुल जमा पूंजी, बैंक को कह रही है कि कुल जमा पूंजी का अभी जितना अभी 18% इसमें तय किया है, 18% एसएलआर। तो अपनी कुल जमा पूंजी का 18% या तो नकदी रखिए, या सोना के रूप में रखिए, या सरकार समर्थित प्रतिभूति जो होता है इसके रूप में अपने पास रखिए। सरकार समर्थित प्रतिभूति समझिए अच्छा से दोस्तों, ये अपने पास रखिए, थोड़ा थोड़ा अंतर है, ये दोनों में यही सब चीज अंतर है, वो हम बता देंगे भी। अपने पास रखिए, ताकि आप 18% अगर आप अपनी कुल जमा पूंजी का रख दिए हैं तो आपको लिक्विडिटी का दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई जमा करता पैसा मांग रहा है तो आप तुरंत उसको दे देंगे। दूसरा, इससे क्या हो जाएगा कि आप, आरबीआई अंकुश लगाती है कि आप अत्यधिक जोखिम ना लें। मान लीजिए ये पैसा नहीं रखेगा तो सारा का सारा पैसा दे दिया तो हो सकता है कि बैंकिंग व्यवस्था चरमरा जाए। और तीसरा, मुद्रा के प्रसार को भी रोक दिया, 18% पैसा तो अपने पास ले आया, तो मुद्रा के प्रसार को भी रोका, इस तरह मुद्रास्फीति पर भी रोक लगाई। ये 3 इसका मूल पूंजी ये है। लेकिन इसके लिए क्या है कि आप अपने पास रखिए। सीआरआर में क्या है, ये 18% इस बार है, ये याद रखिएगा 18%। सीआरआर क्या होगा दोस्तों, कैश रिजर्व रेशियो, ये भी वही है, इसका भी उद्देश्य सेम यही है, तरलता बनाए रखना। आप लिख भी सकते हैं, इसको लिख लें, तरलता बनाए रखें पॉइंट में, मुद्रास्फीति पर काबू करना। अगर स्क्रीन में नहीं आ रहा तो आप हमारी आवाज से लिख लें, मुद्रास्फीति पर काबू करना। और तीसरा पॉइंट लिख लीजिए कि ये जोखिम पर अंकुश लगाता है बैंक को, जोखिम पर अंकुश। ये उद्देश्य है, मूलतः यही उद्देश्य दोनों में है। लेकिन इसमें क्या है कि नकदी हुआ, सोना हुआ, बाजार समर्थित जो प्रतिभूति, ये अपने पास रखना होता है। इसमें आरबीआई के पास जमा करना होता है, ये अंतर है, ये अंतर कोई समझिए। ये अपने पास रखना होता है, ये 4.5% है अभी सीआरआर इस बार तय किया गया, याद रखिएगा 4.5%। ये आरबीआई के पास जमा करना, अपने पास नहीं रखना। लेकिन याद रखिएगा ये दोनों उधार के रूप में नहीं दे सकते हैं, ये दोनों पैसा उधार के रूप में नहीं दे सकते हैं, तो आरबीआई के पास रखना होता है। तो आरबीआई के पास जैसे ये पैसा चला गया कुल जमा का, तो हो गया ना, इसके पास ये तरलता बनाए रखने की उद्देश्य पूरा कर रहा है। तो एसएलआर हो गया 18%, सीआरआर हो गया 4.5%। तो दोस्तों यही बैंकिंग का मौद्रिक नीति का समीक्षा है। अब अगले बार फिर दिसंबर में होगा, संभव तो 6 दिसंबर को है ये होगा, तो फिर उस पर जाएंगे, फिर वहां अध्ययन करेंगे हम।
दिसंबर यानी कि सेकेंड स्लॉट में हम अध्ययन करेंगे इसका फिर से। तो फिर से देखिए, रेपो दर साढ़े, आप तो समझ गए कि इसकी फलसफा क्या है। रेपो दर 6.5%, बैंक दर 6.75 और एनएसएफ भी उतना ही है। रिवर्स रेपो दर 3.35, एसडीएफ जो 6.25, सीआरआर 4.5%, एसएलआर 18%। ये 7 बैंकिंग दरें आप समझ गए। अब नेक्स्ट, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब 2 से 5 यानी 2, 3, 4, 5 एक साथ 4 क्वेश्चन को ला रहे हैं इस सेक्शन में। आइए दोस्तों, इस सेशन में हम 4 और अतिरिक्त क्वेश्चन को लाए हैं, यानी टोटल 5 क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट आरबीआई का मौद्रिक नीति, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा समय लग गया तो इसका हम छोटा छोटा क्वेश्चन लाए हैं कि ताकि कम से कम 10 क्वेश्चन आज के सेगमेंट में हम अध्ययन कर लें, एनालिसिस कर लें। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, रबी फसल पर एमएसपी आई है। और तीसरा क्वेश्चन होगा, गैर बासमती चावल से निर्यात को हटा दिया गया है। एक रिपोर्ट आई है, इस पर हम अध्ययन करेंगे। चौथा, एक वाणिज्यिक पत्रिका है फोर्ब्स, इस पर 100 भारतीय धनी व्यक्तियों की सूची आई है, इसका अध्ययन करेंगे। और 5वां, वर्ल्ड बैंक ने पूर्वानुमान किया है भारतीय जीडीपी पर क्या रेट बढ़ेगा। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जल्दी से जान लें। सबसे पहले आइए दूसरा क्वेश्चन, रबी फसल एमएसपी। देखिए दोस्तों, किसान सरकार प्रत्येक वर्ष रबी फसल और खरीफ फसल के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी तय करती है ताकि किसान को घाटा ना लगे। इसके लिए बहुत पहले स्वामीनाथन आयोग भी बैठी थी, उनका भी अनुशंसा था कि जो लागत मूल्य है कम से कम उसका 1.5 गुना एमएसपी होना चाहिए। तो सरकार इस तथ्य को 2017 और 18 के बजट में मोहर लगा चुकी है, तो उसी के आधार पर रबी एमएसपी तय करती है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि ये तथ्य जान जाए, लागत मूल्य का, किसान का जो लागत मूल्य है इसका 1.5 गुना एमएसपी तय की जाती है। ये स्वामीनाथन आयोग के आधार पर है। स्वामीनाथन आयोग ने अनुशंसा किया था और इस अनुशंसा को सरकार ने 2017-18 के बजट में स्वीकार भी कर लिया था। 1.5 गुना यहां लिख लें, ये इस तथ्य को याद रखिएगा। ये मूल तथ्य हो गया कि लागत, किसान का जितना लागत मूल्य होगा उसका 1.5 गुना एमएसपी होगा। मान लीजिए 100 रुपया अगर किसी कृषि उत्पाद को उपजाने में लग गया है तो उसका दाम सरकार कम से कम 150 रुपया लगाएगी। स्वामीनाथन आयोग के आधार पर है। एक अंतर यहां और समझिए दोस्तों, रबी फसल जब रहेगा तो उसके लिए 24-25 आया, लेकिन इसमें कभी कभी विपणन वर्ष दे देगा। विपणन वर्ष ये याद रखिएगा, ये 2025 और 26 है। ये इस अंतर को हम समझिए। रबी फसल जो है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच हम लोग लगाते हैं। हम लोग का कैलेंडर ईयर कब से लागू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये 2024-25 में वो अक्टूबर और दिसंबर कब आएगा? 2024 में 2024 और 25 वाला जो कैलेंडर है। लेकिन इसका जो हम लोग कटाई करते हैं वो अप्रैल से जून के बीच, यानी उसके बाद हम बेचेंगे, मार्केट में लाएंगे, तो वो वर्ष कोर हो जाएगा कैलेंडर के हिसाब से। 1 अप्रैल के आगे आएगा, यानी 2025-26 में आएगा। इसलिए रबी फसल का एमएसपी 2024-25 रहेगा, अब विपणन वर्ष 2025-26 रहेगा। कंपटीशन के लिहाज से ये अंतर को थोड़ा सूक्ष्मता से समझिए। विपणन वर्ष 2025-26, फसल 24-25 एमएसपी है। सरकार प्रत्येक वर्ष रबी के लिए 6 फसल का दाम निर्धारित करती है। 6 फसल, आप यहां पर ये भी लिख लें, 6 फसल। ये 6 फसल कौन है? देखिए, 2 अनाज से मिलेगा, गेहूं और जौ, ये अनाज हो गया। दलहन से 2 मिलेगा, चना और मसूर। दलहन हो गया, ये लिख सकते हैं आप, अनाज हो गया, ये दलहन हो गया। तिलहन से भी 2 मिलेगा, एक कुसुम और एक रेपसीड और सरसों उसी में जोड़ दीजिए, इसके लिए तय करती है। ये तिलहन हो गया। इसका कितना है सब एमएसपी, ये भी थोड़ा याद कर लें, समझ लें। देखिए दोस्तों, आंकड़ों में थोड़ा दिलचस्पी लगाइए, आंकड़ों से थोड़ा आत्मीयता से जुड़िए। आप कैसे जुड़ सकते हैं? आप आटा खरीदने जाते हैं, आपको क्या रेट पड़ता है? दाल खरीदने जाते हैं, मान लीजिए दाल, आप चना का दाल, उदाहरण में चना का दाल आप जब मार्केट में खरीदने जाते हैं तो आपको देखिएगा 80 रुपया किलो वगैरह मिलेगा, 80 रुपया, 85 रुपया, 75 रुपया। तो आप वहां पर थोड़ा ये इमेजिन कीजिए कि भाई इसका एमएसपी क्या होगा। इसका एमएसपी जरूर कम होगा, क्योंकि आप तो व्यापार से ले रहे हैं,
तो किसान और व्यापारी के बीच भी तो लाभ के लिए एक फैकल्टी बना हुआ है। तो इसको देखिए, इसका दाम पड़ जाता है आपको 5650। ये सारा जितना दाम है ये याद रखें प्रति क्विंटल में है, प्रति क्विंटल में होता है, रुपीस प्रति क्विंटल लिख लें, रुपीस प्रति क्विंटल। ये देखिए 5650। तो अब 5650 है, आपको मार्केट में से ज्यादा का मिलेगा 70-80। तो आप थोड़ा रिलेट कीजिए अपने आंकड़ों के साथ जो खरीदने जाते हैं, तब देखिएगा एक आपको धीरे धीरे आत्मीयपन बढ़ जाएगा आंकड़ा से, और बहुत सहज लगेगा याद करना, बहुत टफ चीज नहीं है। देखिए गेहूं का देखिए 24-25 है, आंकड़ा बहुत अच्छा है, 2425, 2425 रुपया प्रति क्विंटल है। आप आटा खरीदने जाते हैं देखिएगा आपको 32, 34, 35 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये लागत है, फिर इस गेहूं को पिसाया जाता है उसका भी रेट है। तो आप ऐसे रिलेट कीजिए। तो खैर यहाँ पर तो हम बहुत अच्छा ये कह रहे हैं कि 2425 भी याद रखिए तो आपको हो जाएगा याद। जौ का देखिए, जौ का है दोस्तों 1980। चना का होगा, मसूर देखिए 6700 है। आप मार्केट में जाइएगा आपको 90 रुपया कम से कम मसूर का दाल का पड़ेगा। कुसुम का दोस्तों 5940 है, और 10 रुपया रक्षी में ज्यादा होता है 5950। तो ये रबी फसल पर हो गया, ये याद रखिएगा दोस्तों थोड़ा सा। अब आइए दोस्तों, गैर बासमती चावल पर से निर्यात हटाया गया। देखिए निर्यात क्यों हटाया गया था, तो घरेलू बाजार में उपलब्धता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि हम सारा का सारा बेच दें और अपने खाने के लिए ही दिक्कत हो जाए, फिर खाने के लिए हम दूसरे देश से मंगाएं, तो ये तो कोई बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। तो सरकार देखती है कि अब कितना हमारे पास स्टॉक है और हमारी खपत कितना है, उसके आधार पर निर्यात पर रोक या पर निर्यात खोलती है। तो जुलाई 2023 में इस पर बैन लगा दिया गया था, क्योंकि बाजार पर भी करना था और घरेलू बाजार में भी उपलब्धता कम हो गई थी जुलाई 23 में। इसको 28 सितंबर को खोल दिया गया, सरकार आदेश दिया 28 सितंबर 2024 को। डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट आगे नहीं है। इसमें देखिएगा 400 रेट भी फिक्स किया है, 490 रुपया प्रति हेक्टेयर प्रति क्विंटल, 490 रुपया $490 प्रति हेक्टेयर क्विंटल, 490। आप इसको देखिए आंकड़ा कैसे दिलचस्पी आप पैदा कर सकते हैं। प्रति किलो में बांटिएगा तो लगभग 42 रुपया आएगा। अभी डॉलर 83-84 के आसपास चलता है, आप भाग देखिए निकालें, 42 रुपया प्रति केजी आ जाएगा आपको। आप अच्छा चावल खरीदने जाइएगा 42 से देखिएगा ज्यादा ही दाम पड़ेगा। एक और है उसना जो चावल है, उसना चावल, उस पर भी निर्यात शुल्क जो है वो 20% से घटाकर उसना चावल पर लिख लें। उसना चावल पर निर्यात शुल्क ये घटा दिया गया है, 20% से घटा के 10% कर दिया गया है, ये याद रखिएगा। अब आइए तीसरा क्वेश्चन, चौथा फोर्स लिखे दोस्तों, एक वाणिज्यिक पत्रिका है। पहला तो ये लिखिए, ये वाणिज्यिक पत्रिका है। ये 100 भारतीयों, धनी भारतीयों की परिसंपत्ति का, भारतीयों के परिसंपत्ति का समीक्षा किया और उसका लिस्ट जारी किया है कि कौन सबसे अधिक धनी है, कौन ये है। इसमें फर्स्ट स्थान पर मुकेश अंबानी है। इसका देखिए कितना है, $119.5 बिलियन। सेकेंड है गौतम अडानी, $116 बिलियन। तीसरा है सावित्री जिंदल, ओपी जिंदल के हेड है, इसका हो गया है 43.7 बिलियन। इसमें 1 to 10 में मात्र एक यही महिला है, याद रखिएगा, सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल एकमात्र महिला है 10 में। फर्स्ट में मुकेश अंबानी है, सेकेंड गौतम अडानी है। गौतम अडानी हालांकि सेकेंड है, लेकिन वृद्धि सबसे ज्यादा इसी का हुआ है। वृद्धि जो हुआ है वो एक साल में $48 अरब का हुआ है, बिलियन डॉलर, अरब डॉलर भी बोल सकते हैं, गौतम अडानी का हुआ है। दोस्तों इसमें एक आंकड़ा और दिलचस्प है कि आप 100 लोगों का आप पूरा संपत्ति को देखेंगे तो $1.1 ट्रिलियन
देखिए हम लोगों का जो जीडीपी है वो 3.89 है, उसमें 100 व्यक्तियों का ही संपत्ति 1.1 ट्रिलियन डॉलर है। इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं, 1.1 को 1000 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1100 अरब डॉलर की संपत्ति मात्र 100 आदमी के पास है। आंकड़ों में अगर दिलचस्पी है तो आप ये कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जीडीपी पर है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, जीडीपी का जो पूर्वानुमान है लगभग भारत का जीडीपी का 2024-25 का, ये सब 7% कर दिया है। आईएमएफ भी कर दिया है, इससे पहले आपको एडीबी भी किया, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ हो गया, आईडीबी और वर्ल्ड बैंक भी कर दिया है। नया ये जो इसका समीक्षा हुआ है, वर्ल्ड बैंक भी कर दिया है। और वर्ल्ड बैंक जो है 2025-26 के लिए भी दिया है, निकाला है, और 2026-27 के लिए भी अभी जो किया वो 6.7 किया है, दोनों के लिए वर्ल्ड बैंक का जीडीपी। ये आंकड़ा मेन है, ये आंकड़ा याद किया। अब सहज हो गया आंकड़ा भी समझना। आईएमएफ, एडीबी और वर्ल्ड बैंक तीनों 2024-25 के लिए जो पूर्वानुमान किया भारतीय जीडीपी का वो 7% है। अलग अलग आंकड़ा भी नहीं है, बहुत सहज हो गया आंकड़ा याद आपके कंप्यूटर के लिए। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब 5 और छोटा क्वेश्चन लाएंगे, नहीं तो सेगमेंट बहुत बड़ा हो जाएगा आज के। तो ठीक है दोस्तों, 5 क्वेश्चन और ला रहे हैं। आइए दोस्तों, अब इस सेशन में 5 अतिरिक्त क्वेश्चन लाए हैं इकोनॉमिकल गतिविधि से जुड़ा हुआ। छठा पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट पेश हुआ है। इसमें 127 देश की सूची में भारत को 105वां स्थान मिला है। 5वां स्थान, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है परीक्षा में। और ये तैयार कौन करता है, तो 2 गैर सरकारी संगठन है, आप उसका नाम लिख लें। तैयार करने वाले में 2 गैर सरकारी संगठन है। एक है जर्मनी की वेल्थ हंगर हाइव, और दूसरा है आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ये 2 गैर सरकारी संगठन है, ये तैयार करती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। 2017 के पहले वाशिंगटन स्थित एक संगठन था, वाशिंगटन स्थित IFPRI, ये तैयार करता था। लेकिन 2017 के बाद ये तैयार करने लगा ये 2 गैर सरकारी संगठन, जर्मनी के वेल्थ हंगर हाइव और आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ये 4 पैरामीटर पर विचार करती है। पहला है 4 पैरामीटर में अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये 4 पैरामीटर है, अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। इसके लिए 5 वर्ष से कम एज होना चाहिए, 5 वर्ष से कम एज। जैसे ये लंबाई हो गया, वजन से संबंधित है, ये सब 5 वर्ष से लंबाई और वजन से संबंधित है। 127 इसमें भी आप गौर कीजिएगा, 127वां पोजीशन पर सोमालिया है, याद रखिएगा 127 पर सोमालिया है, लास्ट पोजीशन पर सोमालिया को रखा गया है। इसमें भी रेंज बना हुआ है हंगर इंडेक्स का कि कितना आप स्कोर करते हैं। तो 0 से जैसे 9.9 हो गया, फिर 10 से 19.9 है, फिर 20 से 34.9, फिर 35 से 49.9 है, फिर 50 से ज्यादा है। तो आप 0.99 से लाए तो इसको लो कहेंगे, 10 से 19.9 के मॉडरेटी कहेंगे, 20 से 34.9 में सीरियस कहेंगे,
35 से 49.9 के रेंज में जो देश आएगा उसको कहेंगे अलार्मिंग, और 50 से अधिक में एक्स्ट्रा ये अलार्मिंग, एक्सट्रीमली अलार्मिंग। तो इस बात की सूची में ये एक्सट्रीमली अलार्मिंग में कोई नहीं आया है। भारत का स्कोर है 27.3 और ये सीरियस में आता है इंडिया। भारत में से ऊपर देखिए, भारत से नीचे है आपको एशियाई मुल्क में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। भारत से ऊपर में जो है वो आपको सब देश मिल जाएंगे, जैसे श्रीलंका है, नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, तब भारत है, तब पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। इसका 56 है, नेपाल का 68 है, म्यांमार का 74 है, बांग्लादेश का 84 है, भारत का 105 है और 111 पाकिस्तान का है और अफगानिस्तान का 119 है। तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया। इसमें मूलतः ये याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, दो कौन कौन तैयार करता है ये पूछ सकता है, और इसका पैरामीटर क्या है। उच्च स्तरीय एग्जाम में के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये भी याद रखिएगा। इसके उच्च स्तरीय में ये भी आ सकता है 2017 में, तो ये इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, एयर इंडिया और विस्तारा का विलय हो गया है। 12 नवंबर से विलय प्रभावकारी हुआ, 12 नवंबर से एयर इंडिया और विस्तारा का। ये सिंगापुर विस्तारा जो थी ये आपको सिंगापुर एयरलाइंस और एयर इंडिया का संयुक्त उद्यम था। सिंगापुर एयरलाइंस और एयर इंडिया का संयुक्त उद्यम था। ये एयर इंडिया में विलय कर दिया है। ये याद रखिएगा, मोटा मोटी 1 लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है, एयर इंडिया और विस्तारा। इसको पहले मिटा देते हैं दोस्तों, तब एनपीएस वात्सल और 5वीं सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, अब 5वां सेमीकंडक्टर प्लांट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। ये आपको सितंबर में प्रधानमंत्री ने कायल सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड है, उसके साथ एक समझौता किया गया है। लिख लेना, ये सानंद में बैठेगा, ये प्लांट सानंद में होगा। दोस्तों इससे पहले जो 4 सेमीकंडक्टर प्लांट है वो भी आपको गुजरात में ही है। सानंद गुजरात में है, लिख लें, गुजरात के अहमदाबाद में है। और एक आपको असम का मौरी गांव में है पहले से। ये तो 5वां हो गया, ये 5वां हो गया, 5वां। 4 जो है, 4 में पहले से जो प्रस्तावित है 4 में, उसमें एक असम का मौरी गांव है, ये याद रखिएगा। असम का मौरी गांव में स्थापित किया जा रहा है। और 3 जो और हो गया, ये पहला मान लीजिए इसको 5वां रखते हैं, तो पहला हो गया असम का मौरी गांव, 2, 3, 4 भी सानंद में ही है। एक अहमदाबाद बोल सकते हैं, इसमें 2 सानंद में है और एक अहमदाबाद का धोलेरा में है, लेकिन तीनों अहमदाबाद ही हो जाएगा, तीनों अहमदाबाद हो जाएगा। इसमें एक दूसरा नंबर जो सानंद है, यहां पर अमेरिकी कंपनी माइक्रोन है, माइक्रोन अमेरिकी कंपनी है। और अहमदाबाद का धोलेरा, ये धोलेरा में जो है यहां पर टाटा का है। सानंद हो गया, धोलेरा। फिर एक और है, वो भी सानंद में है। धोलेरा सानंद के बगल में है, एक ही अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, सानंद में। ये है सीजी पावर एंड सॉल्यूशंस कंपनी का नाम है, सॉल्यूशंस। ये चिप देखिए हर जगह आपको इस्तेमाल किया जाता है। आप दूरसंचार हो, मोबाइल हो, औद्योगिक इंडस्ट्रीज वगैरह हो, हर जगह इस चिप का इस्तेमाल होता है। और ये जो ये कायंस हो गया, कायंस सेमीकॉन कंपनी का नाम याद रखिएगा। ये कायंस सेमीकॉन जो 5वां है, ये आपको 3300 करोड़ की लागत से बन रहा है, बनेगा करोड़ की लागत से। और बनने के बाद प्रत्येक दिन 60 लाख चिप निकलेगा यहां से, 60 लाख चिप।
और ये जब पांचों तैयार हो जाएगा तो प्रत्येक दिन इंडिया का 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ चिप निकलेगा प्रत्येक दिन। तो ये याद रखिएगा सेमीकंडक्टर के बारे में। ये 5वां समझौता हुआ है सितंबर 2024 में। सानंद में बैठेगा, गुजरात में है, अहमदाबाद में 5वां है। कायन सेमिकॉन है, 3300 करोड़ की लागत है, 60 लाख चिप का। और जो अन्य पहले से है 2, 3, 4 तो याद रखिएगा, ये अहमदाबाद में ही है, 2 इसमें सानंद में है, धोलेरा में टाटा का है, और सानंद में माइक्रोन की अमेरिकी कंपनी है, और एक सीजी पावर एंड सॉल्यूशंस है, और एक असम का मौरिगांव में बन रहा है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा सेमीकंडक्टर प्लांट पे। एक लास्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसको मिटा के इधर लिखते हैं ताकि आपके स्क्रीन में आवे।